माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। मां ने दूसरी शादी कर ली, जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे। आस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाते तंग करते रहे, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। जब अमेरिका गए तो बर्तन धोते रह गए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बॉलीवुड की कहानी नहीं है ये कोई, वापस आ चुका हूं पूरे जोश के साथ। इस बार बात करूंगा रतन टाटा पे। बहुत कमेंट्स किए थे आपने, रतन टाटा सर, रतन टाटा, रतन टाटा देश के रतन, रतन टाटा। इससे पहले भी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बॉलीवुड पे 4 केस स्टडी दी थी। चारों का व्यूअरशिप मिलियंस में गया है। खड़ा हो चुका हूं, अब कोई वीडियो बैठ के नहीं बना रहा हूं, पूरे जोश के साथ आ चुका हूं। अगर आप थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, सरदार पटेल, और अगर 5 लाख लाइक दिए ना तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी बना सकता हूं। क्यों कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अब वीडियो मिस मत करिएगा, नई नई लर्निंग दे रहा हूं आपको। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा ही सही होता है। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण? कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको। यूके में टाइटल दिया गया इनको सर, इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं, और 0.01% कंपनियां जो 100 साल तक चलती हैं। टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जो 150 से ज्यादा साल से चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर इनका। टीसीएस अकेली इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ। दोबारा सुन लो, पूरा पाकिस्तान, पूरा उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, उनका टोटल मार्केट कैप पूरे देश की सारी कंपनियों का, और हमारी टीसीएस एक तरफ। ये है रतन टाटा। 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक साल का। पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिला के इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करता जितना टाटा ग्रुप अकेला देश को टैक्स देता है। आज हम सबके पास सुविधाओं में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। 28 दिसंबर 1937 को पारसी श्री रतन टाटा, सर रतन टाटा, आज 83 साल के हो चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में हार्वर्ड में पढ़े हैं। पिता नवल टाटा, मां सुनी टाटा। आपस में उनका डिवोर्स हो गया तो ये दादी नावजी भाई टाटा के साथ रहे। 1962 में अमेरिका से जब लौट के आए इंडिया में तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी जमशेदपुर के अंदर, और उस समय सारे मजदूरों के साथ रहते थे, शॉप फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ ही डॉर्मेट्री में सो जाया करते थे, खाना भी लाइन में लग के कैफेटेरिया में उनके साथ लंच किया करते थे। इन्होंने पूछा गाड़ी मिलेगी? उनको बोला गया गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, साइकिल पे आया करो अच्छा रहेगा। बोला साइकिल, अच्छा मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने लगे, साइकिल पे भी नहीं आए। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को लिस्ट किया, पब्लिक गए। टाटा मोटर्स को उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर और रिकॉग्निशन मिल सके। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, टेटली, देवू कमर्शियल व्हीकल, कोरस ग्रुप स्टील के लिए, जैगवार लैंड रोवर की कहानी तो आपको पता ही है। वो मैं बिल फोर्ड की कहानी, इनकी टाटा और बिल फोर्ड की बेइज्जती की कहानी पहले कवर कर चुका हूं कि कैसे इनकी बिल फोर्ड ने बेइज्जती करी थी। जब ये अपनी कंपनी बेचने डेट्रॉइट गए तो उन्होंने कहा तुम पे एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेची नहीं। बाद में बिल फोर्ड इनके पास डेट्रॉइट से मुंबई आए, बोले आप हमारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं। तब इन्होंने जैगवार लैंड रोवर ली थी। 5 स्ट्रैटेजी पहले बिजनेस की लेता हूं, फिर बताऊंगा रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं करी और इनके 10 अनसुने किस्से, वो कहानियां जो सुन के आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। पहले 5 स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप मिल सके, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, ढूंढते रहो। कौन सी नई मार्केट, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कस्टमर। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप होएगी ठीक है, अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, टेक ओवर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, दूसरी कंपनियां खरीदेंगे, छोटी कंपनियां खरीदेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो धंधा अच्छा नहीं है उसमें से एग्जिट कर लो। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां इनकी चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए, बाहर निकल जाओ, कोई अटैचमेंट नहीं, धंधे को धंधे की तरह चलाना है। चौथी स्ट्रैटेजी, एंटर करो उसमें जो चलेगा। रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इनका बहुत अच्छा चलता रहा, उसमें एंटर करके उसको बड़ा करते गए। और इनकी फाइनली 5वीं स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोर बिजनेस को पकड़ के रखो। स्टील, मोटर, केमिकल और पावर, ये इनके कोर बिजनेस थे। अब लेते हैं 10 वो कहानियां। 10 में से पहली कहानी बहुत लोगों के मन में है, रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे।
लॉस एंजलिस में उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था। वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया अब शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा अब वो देवी जी आने वाली हैं। उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। और रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। I tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I've said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, अब उसने किसी और से कर ली तो रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। सी इट इज नॉट इजी टू बी लॉयल टू समवन हु इज नॉट लॉयल टू यू। वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या वाइट है। लॉयल्टी बीच में नहीं होती, या ब्लैक है या वाइट है। जिंदगी भर रतन टाटा ने शादी नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूं दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल्स थे, गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे। कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था। तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे। अरे भाई कहां गए रतन टाटा, कहां गए रतन टाटा? चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया? वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो अगर इसको 15 मिनट लगते हैं पंचर लगाने में, मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, तो जहां मीटिंग में पहुंचना वहां 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं टाइम लूज कर जाऊंगा, लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। प्रश्न ये उठता है कि आपने कब अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है? आखिरी बार कब किया था आपने? कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी? रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। जिसका देहांत हुआ उसको पहले 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तो दिया, पर साथ में उसकी बची हुई जितनी नौकरी थी, उसकी पूरी जिंदगी की आखिरी जो सैलरी थी वही तनख्वाह उसको जिंदगी भर दी। उसके बाद उसके घर में, परिवार में बच्चों की एजुकेशन की, मैरिज की, मेडिकल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे थे रतन टाटा, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और अगर तुमने कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा भी माफ किया। इतना ही नहीं कि जो लड़का पहला महीना हुआ है आके, पहला दूसरा दिन हुआ है, ऐसा भी एक लड़का था। ऐसे भी कुछ लड़के थे जिनको बिल्कुल अभी होटल में ज्वाइन ही किया था, ट्रेन ही थे, उनको भी ऐसे ही पूरा कॉम्पनसेट किया। ये सब तो सब समझते हैं, पर जो बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, जिसके कारण मैं भी अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने अपने होटल वालों की तो मदद करी, बाहर आसपास बाजार में जो पुलिस वालों को गोली लगी उनको भी उन्होंने कॉम्पनसेट किया। वहां पेडेस्ट्रियन जो राही चल रहे थे, वहां पे राहगीर थे, चाय वाला था, भेलपुड़ी वाला था, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, टपरी, जिनको टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उनको भी इन्होंने मॉनिटरी भी पैसे से भी मदद करी और साथ में टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई। और ये सब कुछ उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की थी देविका, सीएसटी स्टेशन पे, उसने अजमल कसाब को रिकॉग्नाइज किया था। छोटी लड़की थी, 10, 11, 12 साल की, और उसको उसके पिता और उसके भाई जेंट्स वॉशरूम गए थे, छोटी बच्ची को बाहर 2 मिनट छोड़ करके, और उसको सामने से आके गोली मारी। उसी ने अजमल कसाब को आकर के बाद में कोर्ट में पहचाना था। आज रतन टाटा ने तो 20 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन कर दिया सब कुछ।
20 दिन में फटाफट कमेटी बना के सबको मुआवजा दिया, सबकी मदद करी, सबके साथ खड़े हो गए। और तब 2008 से 2020 हो गया, एक 20 दिन एक 2020, 20 डेज 2020। आज 2020 तक उस लड़की को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इनफैक्ट मछुआरे थे कहीं, मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ रहा था, वो मछुआरों को आज 12 साल के बाद कॉम्पनसेशन मिला। मतलब सरकार को जितना समय लगता है, टाटा को कभी समय नहीं लगता। करुणा के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, और अगर खुद को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी वही करना है, तो भी करुणा का भाव रखना है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो वैल्यू को वैल्यू किया करते थे, वैल्यूज को ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था, और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर्स को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की ये कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, वहां एक जनरल मैनेजर भी था, करमबीर सिंह, 1 साल पुराना जनरल मैनेजर था, और उसने क्या देखा, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे, और उसको पता चला, खबर मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वहीं पे, जो नीति थी उसकी वाइफ, और उसका बेटा उदय और समर, एक की उम्र 14 साल, एक की 5 साल, वो होटल के अंदर है जनरल मैनेजर करमबीर सिंह, और ऊपर फ्लोर के अंदर एक स्वीट कमरे के अंदर उनके बच्चे और उसकी बीवी की डेथ हो गई। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि आग लग गई थी वहां कमरे में। वो रुका नहीं, वो सुनने के बावजूद वो दूसरे गेस्ट को बचाने में लगा रहा। इतना ही नहीं, उनके अलावा यंग ट्रेनी थे बहुत सारे, वो भी गेस्ट को बचाने में लगे रहे, वो भी खुद वहीं रुक रहे, उनको गेस्ट को भेजते रहे होटल के अंदर। टेलीफोन ऑपरेटर फोन करके बता रहा है कि अब निकलो, अब रुको, अब निकलो, अब रुको। रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ थी वहां पे, वो भी ह्यूमन शील्ड बना बना करके गेस्ट को निकालने में लगे हैं। सब लोग हैरान थे। हार्वर्ड बोला कि यार एम्प्लॉइज में ऐसा है क्या, इनके ये क्या भरते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि इनके एम्प्लॉय कोई आर्मी के अफसर थोड़ी है कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। भाई सबसे पहले तो आदमी अपने को बचाता है, खुद निकलता है, लेकिन इनके सारे एम्प्लॉय, ताज मालदीव्स का भी था ना ताज, वहां पे भी सुनामी आया था 2004 में, उधर भी इन्होंने यही किया था। तो वो सोचे कि भाई ताज होटल के एम्प्लॉय ऐसे हैं कैसे। तो देश पांडे और रैना, ये 2 आदमी हार्वर्ड से आए रिसर्च करने इंडिया में। तो पहले सोचा भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती होगी, इनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, इनके मैनुअल अच्छे होंगे। लेकिन वो बोले नहीं, ट्रेनिंग तो तब देना जब एम्प्लॉय 2, 4, 5, 10 साल पुराना हो जाए। यहां तो एम्प्लॉय नया था, जिसको आए 15 दिन हुए वो भी जान दे रहा है अपनी। तो बोले कि अच्छा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छा देते होंगे। भाई नहीं, जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तब दोगे जब तुम साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लोगे, तब तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड दोगे। वो तो 15 साल पुराने लड़के, 15 दिन क्षमा चाहता हूं, पुराने लड़के आए और होटल में अपनी जान देने में लगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर है, टाटा ग्रुप के होटल में कोई आदमी आता है तो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर ग्रुप के लिए, टाटा के लिए काम करता है, क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई रिज्यूमे अच्छा था इनका, एक्सपीरियंस अच्छा था, पता चला वो भी नहीं। फाइनली रतन टाटा से जब इनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा यार क्या क्या चक्कर क्या है, आपके होटल का आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो रतन टाटा ने बोला ये बाद की बात नहीं है, ये हायरिंग से पहले की बात है। हम उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी को देख लेते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू इज द की। इंटरव्यू के दौरान ही हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार है। काम करना तो हम सिखा देंगे, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ये है टाटा ग्रुप, खुद इतने ईमानदार, उनकी ईमानदारी पर तवे पे बैठ करके इंसान आज भी कसम खा सकता है कि भाई टाटा नहीं कर सकते बेईमानी। और ऐसे ही एम्प्लॉय भी लेते हैं, कहते हैं ईमानदार ले लो। और जब ईमानदार लोग लिए तो उन्होंने अपनी जान दी होटल में लोगों को बचाने के लिए। इनका रूल क्या है, नेशन बिफोर द बिजनेस। मैं 5वीं कहानी सुनाता हूं। अभी ताज अटैक की मैंने 2 कहानी सुनाई आपको, अब ताज ही की तीसरी कहानी लेते हैं कि ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला। भाई होटल में आग लग चुकी है, होटल में गोलियां चली हैं, होटल पूरा तहस नहस हो चुका है। तो उन्होंने दुनिया भर में टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में टेंडर, पाकिस्तान से 2 कंपनी ने भी टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल आके ठीक करते हैं। अच्छा, उनको रतन टाटा ने ध्यान नहीं दिया, भाई पाकिस्तानी है, मैं यही कराऊंगा इनसे। कसाब साहब वहीं से आए थे। तो ये को 2 आदमी, 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए मुंबई रतन टाटा से मिलने के लिए कि भैया हमको दे दो, हम करेंगे टेंडर पास। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कमरे के अंदर से सेक्रेटरी को बोल दिया बोल तो बिजी हैं। वो बाहर बैठे वेट करते रहे, पूरा सुबह से शाम हो गया। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेज दिया उनको, बोलो चले जाओ, तुम अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए, मैं बिजी हूं। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक बड़े कांग्रेस के नेता के पास। उस समय कांग्रेस का वो कैबिनेट में मिनिस्टर था, और उनके पास जाकर के बोलते हैं
कि आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, भैया हमारा तो काम ही यही है। तो कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया, हेलो मैं मंत्री बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। रतन टाटा बोले बताइए। बोले ये दो आदमी आए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान से, ये आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दो, आप इनको मीटिंग तो दे दो, कम से कम इतना तो करो। तो रतन टाटा ने उनको क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। बोले तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं बेशर्म नहीं हूं, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं दूंगा। खटाक फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा। इसी के साथ दूसरी कहानी, और 26/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कुछ सैकड़ों हजारों टाटा सूमो को ऑर्डर दिया था। टाटा सूमो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, नुकसान बर्दाश्त है लेकिन देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। क्विकली छठी छोटी सी कहानी, एक बार एक कॉलेज के चेयरमैन ने उनको इन्वाइट किया कि बड़े फंक्शन में 25वीं एनिवर्सरी थी, सेलिब्रेशन थी। अब रतन टाटा आए हुए हैं, रतन टाटा है भैया, टाटा ग्रुप कंग्लोमरेट। बच्चों में भीड़ भाड़ हो गई, और मैं देखूंगा आगे आऊंगा, मैं देखूंगा आगे आऊंगा। 2-4 बच्चों ने इधर धक्के मार दिए, आगे निकलने के चक्कर में रतन टाटा ने देखा बेचारी एक लड़की नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि आप फंक्शन खत्म होने दो, मैं आपसे मिलूंगा। फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया, रतन टाटा जी की फ्लाइट थी और उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। प्रिंसिपल ने बोला फ्लाइट क्यों मिस कर रहे हैं साहब, बच्चे हैं, क्या हो गया? बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं इनसे मिलूंगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहानियां आपने पहले बॉलीवुड में बहुत सुनी होंगी, लेकिन असलियत में रतन टाटा कहते हैं जो मैं मुंह से निकाल देता हूं मैं करता हूं पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वीं कहानी। रतन टाटा एक पीपल्स पर्सन थे। आपको पता है जब जापानी कंपनी इंडिया में आती है और ऑटोमोबाइल कंपनी लगाती है तो बहुत स्ट्राइक होती है। सुजुकी, मारुति, उनके यहां भी बहुत स्ट्राइक हुई, होंडा के यहां हुई, या कोई भी जापानीज कंपनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन का आपस में झगड़ा चलता है। लेकिन एक दफा टाटा मोटर्स में भी हुआ, मैनेजमेंट और लेबर का झगड़ा हो गया। वहां पे लेबर ने उनको बोला, उनकी यूनियन ने बोला कि भाई हमको ना यहां पे एक बोनस चाहिए, आप बोनस नहीं दे रहे हैं। वो इतना वायलेंट हो गया कि मजदूरों को भी चोट आई और मैनेजर्स को भी चोट आई, कुछ झगड़ा बहुत बढ़ गया। और लेबर यूनियन कह रही है बोनस तो चाहिए ही चाहिए। अब मैनेजमेंट तैयार नहीं थी बोनस देने के लिए। आप समझना, क्योंकि मैंने तो ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत काम किया है, मारुति ने मुझको हर साल बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया है, तो मैं तो इनको जानता हूं। इनको बोलते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता है 4 साल का, जिसमें तय किया जाता है कितना बोनस दिया जाएगा, और मैनेजमेंट तय कर चुका था। पर रतन टाटा आए, उन्होंने आके कहा कि मैं लेबर से सबसे मिलता हूं, और यूनियन से मिले। वहां उनके बीच में जाकर के जमीन पे बैठ गए और उनके साथ बैठ करके बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, बोनस तो मिलना चाहिए, आपने खून पसीना बहाया है। जाके मैनेजमेंट को समझाने लगे रतन टाटा कि भाई इनको बोनस दो। अब मैनेजमेंट बोली सर हम ऑटोनोमस बॉडी है, हम डिसाइड करेंगे, हमारे हिसाब से बोनस नहीं देना चाहिए। रतन टाटा अड़ गए, बोनस दो, आपको देना चाहिए। मैनेजमेंट बोली आप जबरदस्ती करेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनको देना बनता नहीं है। रतन टाटा बोले देखो मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बोनस दो। अब वहां सारे मजदूर देख रहे हैं, पहली बार भी रतन टाटा खुद आए, आके मैनेजमेंट से लड़ रहे हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ कि उसके बाद खुद ही सारे की सारी लेबर यूनियन ने आकर के बोल दिया कि अब हमको बोनस नहीं चाहिए, रतन टाटा आकर के हमसे लड़े, इतना ही काफ़ी है। 8वीं क्विकली कहानी, रिवॉर्ड द फेलियर। इन्होंने अपने टाटा नैनो के फेलियर से एक चीज़ सीखी कि क्या, कि ट्राई फ्रूगली एंड फेल फास्ट। वो उन्होंने कल्चर ही बना दिया। तब रतन टाटा ने आकर सबको सिखाया कि भाई ऐसा करते हैं, हम फेलियर को रिवॉर्ड करते हैं, छोटे छोटे फेलियर होने दो। उन्होंने एक एनुअल कॉन्टेस्ट ही लॉन्च कर दिया टाटा ग्रुप में। कहता चलो एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं, मैं जो सबसे बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा उसको रिवॉर्ड दूंगा, ताकि लोग मेहनत तो करें, और जितना बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा मैं उसको, तो ताकि छोटे छोटा मेहनत करो, छोटी छोटी फ्रूगल, बहुत बड़े फेलियर मत करो, छोटे फेलियर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सीखो, इट विल स्पार्क योर इनोवेशन। तो रतन टाटा का मैसेज था कि फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी। अब उन्होंने कई सारे फेलियर फिर देखे कि आने लगे, वो बहुत वैल्यूएबल थे। इन्होंने एक वहां पे स्टूडेंट्स ने छोटा आइडिया फेल किया, लेकिन बहुत अच्छा था कि छोटा ट्रक क्या 3 व्हीलर को रिप्लेस कर सकता है। ये इस पे भी टाटा ग्रुप ने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि टाटा की 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसे ही बन गई, कई आइडियाज पे छोटे छोटे फेल करते हैं, लेकिन कम खर्चे में फेल करके सीख जाते हैं। एक इन्होंने चीप वाटर फिल्टर भी बनाया, उसका नाम रखा था द स्वच्छ। उसमें राइस हस्क होता है ना, चावल का भूसा, उसी से बनाने का प्रयास किया। एक प्रोटोटाइप भी बनाया $500 के अंदर। कितना? $500 में, यानी कि लगभग 30-40 हजार रुपए के अंदर क्या एक मकान को खरीदा जा सकता है दुकान से। किसी दुकान पे जाओ, मकान खरीद के ले आओ। क्या? हाँ, 40,000 रुपए का मकान खरीदो तो डिसमेंटल करके मकान को जाकर के वापस फिट कर दें, ऐसा छोटा सा मकान बना सकें, उस पर भी इन्होंने काम किया। $20 के अंदर कमर्शियल ट्रैवलर्स को क्या रास्ते के अंदर अकोमोडेशन दिया जा सकता है, जो ड्राइवर वगैरह बेचारे कमर्शियल ट्रैवलर होते हैं। फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर
ट्रूथ। यही था रतन टाटा का फिलॉसफी के छोटे 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 फेलियर करो, सीखो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और इनोवेशन आएगा। नौवीं कहानी फिलैंथ्रोपी, ये तो उनका नाम ही है। फिलैंथ्रोपी मतलब दान देना, सेवा करना है जी। रतन सेवक टाटा, शायद इनका नाम ऐसा ही होना चाहिए था, रतन फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आज भी 66% के आसपास अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में देके दान दे देते हैं। हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर के कंजर्वेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, गरीबों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ में, चाहे वो कोरोना हो या उससे पहले का डिजास्टर हो, कहीं बाढ़ आई हो, या फिर स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, या बच्चों को स्कॉलरशिप देने में। देखो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक चले गए, वहां भी उनको बोला कि अगर इंडियन बच्चे आएंगे, काबिल हुए, तो उनको फाइनेंशियल एड दे दो। वहां जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का पैसा दिया है, वहां से खुद पढ़ाई किया था। 100 करोड़ रुपए के आसपास तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में दे दी कि टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन यहां बना दो। लेटेस्ट अब इन्होंने 1,500 करोड़ रुपया कोविड में दान किया। इसको देखो, पहले तो ये ना लोगों को दान दिया करते थे, बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया कि बीमारी ठीक करने की जगह कुछ ऐसा कर दो कि बीमारी हो ही नहीं, है जी। जैसे अल्फ्रेड फोर्ड आए थे ना इंडिया में, उन्होंने आकर के इस्कॉन के को मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के दान दिया। तो उनको पूछा ममता बनर्जी ने, भाई फोर्ड साहब यहाँ इतना दान मंदिर बनाने को क्यों दे रहे हो? एड्स के लिए दान दे रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा दान दे रहा हूं जिससे एड्स होए ही नहीं। हाँ, ऐसे ही रतन टाटा क्या बोले, मैं बीमार होने पे बीमारी ठीक करने की जगह ऐसा दान देना चाहता हूं जिससे बीमारी होनी बंद हो जाए। टाटा ग्रुप फिलैंथ्रोपी में इतना आगे है। 2011 का मैं अपना पर्सनल किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। मेरे गुरुदेव के आदेश पे उन्होंने कहा हम गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप टाटा ग्रुप से जाकर के मिलिए, वो बहुत दान देते हैं। तो तब अर्जुन मुंडा सांसद हुआ करते थे उन दिनों, ये मेरा पर्सनल किस्सा है, 2011 का बता रहा हूँ, जमशेदपुर से। और तब मैं उनको गया, उनके पास जाके उनको गीता के कुछ कथा सुनाई, उनको बताया यज्ञ दान तप कर्म, कि यज्ञ दान तपस्या और कर्म ये सबको करना चाहिए, पावनानि मनीषी नाम। बहुत खुश हुआ अर्जुन मुंडा अचानक भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 15 दिन में झारखंड की सरकार पलटी, मुख्यमंत्री बन गए। बहुत खुश हुए, बोले विवेक बिंद्रा जी आपने मुझको गीता दी और मैं मुख्यमंत्री बन गया, आइए चलिए मिलते हैं। शपथ समारोह पे उन्होंने बुलाया, बोला मैं क्या सेवा कर सकता हूं? मैंने कहा मेरे लिए मत करिए, मुझको आप रतन टाटा जी से, जमशेदपुर में वहां नेरुरकर हुआ करते थे, हेमंत नेरुरकर मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे मिलवा दीजिए। मैं चाहता हूं गरीब बच्चों को जमशेदपुर में किचन बना दें और गरीब बच्चों को मिड डे मील के द्वारा उनको स्कूल में बुलाएं, खिलाएं। तो उन्होंने मेरी वहां मीटिंग कराई। तो मैंने जाकर के मिस्टर नेरुरकर को बताया कि हम क्या करेंगे, गाड़ियों पे आपकी टाटा एस, टाटा 407 उस पर लगा देंगे बड़ा बड़ा बोर्ड कि टाटा ग्रुप आज यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है और मिड डे मील का कैंपेन चलाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम खिला देंगे, इससे बच्चे स्कूल आएंगे फ्री में खाना खाने के लिए। उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने 15 करोड़ रुपया डोनेशन भी दिया। ये पर्सनली मैं उन दिनों शायद उस समय 28-29 साल का रहा हूँगा और ये मेरी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक सेवा कर पाया। आज भी वो किचन चल रही है, 65,000 गरीब बच्चों को वहाँ खाना खिलाया जा रहा है। उसके ओपनिंग पे मैं गया था, इनॉग्रेशन पे कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे टाटा ग्रुप के। वहाँ पे आज तक कोई भी व्यक्ति दान देकर कभी गरीब नहीं बना है। नो वन हैज़ एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। देखिए पक्षी के पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार धनी व्यक्ति के दान देने से उसका दान भी नहीं घटता। ये टाटा ग्रुप के साथ मेरा एक्सपीरियंस था। और 10वीं कहानी विनम्रता से विश्वास। वैसे तो मन करता है सर रतन टाटा के बारे में बोलते चले जाऊं, घंटों की वीडियो बनाऊं, फैमिली ट्री पे बनाऊं, उनके सब वो परिवार शुरू से लेकर के अब तक 150 साल की हिस्ट्री बताऊं, उनके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बताऊं, बिजनेस 100 से ज्यादा कैसे चलाते थे उसके बारे में बात करूं, क्या क्या नहीं बात करूं। लेकिन चलिए समय पूरा ना पड़ता हो। एक बार वो सेमिनार में गए और एक सेमिनार में, वहां सेमिनार खत्म होने के बाद लोगों ने बोला भाई सर रतन टाटा के साथ फोटो खिंचाएं। तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए, 3 रो बना ली उन्होंने। पहले लंबे वाले लड़के पीछे खड़े हो गए, फिर थोड़ी कम हाइट के और नीचे बाकी जमीन पे बैठ गए। अब सर रतन टाटा की कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटवा दी तो लोगों को लगा खड़े होंगे। अब रतन टाटा जी खड़े हुए तो उनकी हाइट लंबी है तो पीछे वाले छुप जाएं, पीछे जाके खड़े हुए तो रतन टाटा खुद छुप जाएं। तो वो आके खुद ही जमीन पे बैठ गए। 2 मिनट तक सन्नाटा हो गया, नीचे बैठे। रतन टाटा बोला जल्दी फोटो खींच लो, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता मैं। सर रतन टाटा है वो, विनम्रता की मूर्ति, विनम्रता से विश्वास तक। जब श्री नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। ये हमारे देश की सभ्यता है। और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा हैं कि कॉम्पिटिटर भी आके पांव छूता है। आप
दोबारा बता दूं, ये टीसीएस चलाते हैं, वो इन्फोसिस चलाते हैं, आपस में कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छुए वो है सर रतन टाटा। कोई भी गाड़ी दुनिया में चला सकते हैं, लंबरगिनी भी चला सकते हैं, लेकिन टाटा की सेडान गाड़ी चलाते हैं। इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया के ट्रैवल करते हैं। ट्रस्ट इक्वल्स टू कल्ट, उनका कल्ट इतना ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, तो वो इंस्टाग्राम पे आए, सबको धन्यवाद कर दिया कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं एक लड़की ने नीचे कमेंट लिख दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। क्या छोटू? अब लोग बुरा मान गए, छोटू कह रही है, ये देख तो ले कौन रतन टाटा है वो, छोटू बोल। उसने सोचा 1 मिलियन मतलब छोटू जैसा ही है, और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में, और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे, उन्होंने लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं। और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओए देख ले, और देख ले, ये रतन टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। भाई रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारी लड़की ने भी आकर के अपने कॉमेंट को डिलीट किया। ऐसे है सर रतन टाटा, ट्रस्ट का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई हैं, अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इंपैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन बिजनेस में आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमने जरूर ले ली है, ये तो पक्का कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं। इतना बढ़िया बढ़िया दुनिया के हर प्रॉब्लम का बिजनेस कंटेंट हमने हिंदी में बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। आज हमसे ज्यादा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी किसी का भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, केवल बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा है। अगर हिंदी में किसी को बिजनेस सीखना है, कुछ नहीं छोड़ा है, सब सिखा दिया। आइए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंटेंट कंज्यूम करिए। अगर आप बनना चाहते हो एक सफल व्यापारी तो कॉल नाउ टू ज्वाइन EAE, यानी कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग। वैसे एक बात है, रतन टाटा एक ऐसे रत्न है जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए, उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रत्न है रतन टाटा, जीते जी उनको सम्मान देना चाहिए। आज वो 83 साल के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपने रहते खुद को ही नॉमिनेट कराया था, भारत रत्न दिया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खुद को भारत रत्न उनको दिया गया था। आज अपने प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए। और कैंपेन क्या? हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना। ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप मेरे साथ हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर सकता हूं, मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स दे देता हूं आपको। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदो मत, आप आओ ट्विटर पे, ऐसा करो हैशटैग भारत रत्न, रत्न में RATNA, और फॉर रतन RATAN टाटा, ऐसा करके हैशटैग चलाइए। नीचे लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 2 हैशटैग कर लीजिए ताकि हम आपको ट्रैक कर लें। अगर आपका थोड़ा सा भी रीट्वीट, लाइक और कमेंट अच्छा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये मेरा नंबर है 9810544443। बस अगर आपका 100 से ज्यादा का एंगेजमेंट आ गया, 100 से ज्यादा रीट्वीट आ गए, लाइक आ गए, कमेंट आ गए, अपना स्क्रीनशॉट मुझको फटाफट से भेज दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है 9810544443, यहां भेजिए। मैं आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस GST का कोर्स अपनी तरफ से फ्री दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट मानिए। आइए मिल करके इस कैंपेन को आज इतने रीट्वीट दे दे, इतने रीट्वीट दे दे। आप आकर के मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे देता हूं आपको, और साथ में मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पे लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है। आज तक बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनके जीवन में मिलना चाहिए। यही एक ऐसे रत्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट मुझको भेजिए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, आपको कोर्स फ्री में दे सकता हूं अगर आप मेरा सहयोग करें। रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग बताइए, आपको उनकी कौन सी लर्निंग अच्छी लगी, फीलिंग बताइए। अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं वो बताइए। देश के हर बच्चे को, हर व्यापारी को भेजिए इनके वीडियोस के, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी को घूसखोरी के भी आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, जैसे रतन टाटा जी ने खुद करके दिखाया। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक किया अगर आपने तो बहुत उत्साह बढ़ता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे वीडियोस बनाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी इस मुहिम में आकर के हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा को ज्वाइन करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों के साथ प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट से बहुत बहुत धन्यवाद।